मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं। मज़ा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, मज़ा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें। हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विथ देव गुजर में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कल की क्लास में हम जो मारवाड़ है उसका इतिहास देख रहे थे। हमने मोटा राजा उदय सिंह तक के प्रतापी शासकों का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम मोटा राजा उदय सिंह, जिनका शासनकाल 1583 से 1595 ईस्वी तक रहा है। मोटा राजा उदय सिंह का जो शासनकाल है वो मारवाड़ में 1583 से 1595 तक रहा है। 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा यानी कि सीधे ही केंद्र के अधीन रहा है। ये सीधा जो 1581 है और 1583 इसमें 2 साल तक ये सीधा जो मारवाड़ है उसका शासन सीधा मुगलों के अधीन रहा है, यानी सीधे सेंटर की सरकार है। आज के समय में ये राष्ट्रपति शासन के तरह देख सकते हो आप इसको, कि 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ में राष्ट्रपति शासन लग गया, मान लो ये बात है। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। ये चंद्रसेन का भाई था। कौन? मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसको जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह जहांगीर के साथ किया। कब किया है? 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ मोटा राजा उदय सिंह ने कर दिया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी, खुर्रम जो शाहजहाँ था वो जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र था। यानी कि जो शाहजहाँ है वो मारवाड़ का भांजा दोहिता है। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। उसके बाद में महान प्रतापी शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी के मध्य रहा है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ पे 1638 से 1678 तक इन्होंने शासन किया है। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ था, यानी कि मारवाड़ के बाहर इनका जन्म हुआ है। जसवंत सिंह प्रथम का जन्म मारवाड़ के बाहर 1626 ईस्वी में हुआ। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी गए हुए थे। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहाँ के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब दिया गया तथा 4000 जात वे सवार का मनसब प्रदान किया गया। ये 4000 जात और सवार एक खिताब है, एक उपाधि है, यानी कि आप किस लेवल के हो। 5000, 6000, 7000 कौन सी जात है आपकी, कौन सा मनसब है, ये आपकी हैसियत को बताता है। तो इस अवसर पर जसवंत सिंह प्रताप को शाहजहाँ ने 4000 की जात प्रदान की। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने आसोप ठाकर राज सिंह कुपाउत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त कर दिया। इन्होंने क्या किया, शाहजहाँ ने जब गज सिंह की मृत्यु हुई तो जसवंत सिंह प्रथम की जो आयु थी, उम्र 11 साल की थी, छोटा बच्चा था, इसलिए प्रशासक के तौर पर यानी कि संरक्षक के तौर पर बादशाह ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुपाउत को 1000 की जात देकर और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त कर दिया। जो जसवंत सिंह प्रथम के संरक्षक रहे, उनकी देखरेख में जसवंत सिंह प्रथम ने राजकाज चलाया। 1645 ईस्वी में आगरा का प्रबंध सौंपा गया जसवंत सिंह प्रथम को। बहुत बड़ी बात है आगरा का प्रबंध सौंपना। 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। ये भी ध्यान रखना कि 1638 में क्या हुआ, जसवंत सिंह प्रथम को कंधार अभियान पर भेजा गया। जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ 1657 और 1658 के मध्य में, उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया।
क्योंकि जो शाहजहाँ थे उनका उत्तराधिकारी दारा को बनाया गया। औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ाया, शाही सेना का इसने समर्थन किया है। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हो गई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। ये बात है 1657-58 की। उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ नहीं दिया जसवंत सिंह ने और दारा का साथ दिया, लेकिन जो कासिम खां है सेनापति, उसके विश्वासघात के कारण दारा की इसमें पराजय हो गई और जसवंत सिंह को वापस लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवाया भेजा कि राजपूत यहाँ तो युद्ध में विजय लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं। ये बात बोली है उदयपुरी रानी ने। कहा कि जसवंत सिंह जी, आप हार के आए हो, आपका दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा, क्योंकि राजपूत यहाँ तो विजय लौटता है या फिर मर के लौटता है, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते हैं। ये कहकर वे सती होने की तैयारी करने लग गई। अंत में रानी की माँ के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन दिया। जसवंत सिंह ने जो उदयपुरी रानी थी उससे वादा किया कि मैं इस पराजय का बदला लेकर रहूँगा। तब महारानी थी उसने दुर्ग के द्वार खोले। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामलदास जी ने मान्यता दी है। जो श्यामलदास हैं वीर विनोद में उन्होंने इस बात की चर्चा की है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वे शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गए। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। उनका मनसब फलते जब जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य जो खटास पैदा हुई थी 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में, दोनों के बीच में शक पैदा हो गया, अविश्वास पैदा हो गया। तो फिर क्या जसवंत सिंह ने क्या किया, शाही डेरे को लूट कर जोधपुर भाग गए। तो फिर दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। तो जो जयपुर के जो जयसिंह जी थे उन्होंने जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य मनमुटाव कम करवाया। इसके बाद में फलते उनका मनसब पुनः बहाल कर 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिणी भारत में भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में हुई है। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दान आदि प्रसिद्ध हुए। मुनोत नैण सिंह उसका मंत्री था। नैण सिंह ने नैणश्री ख्यात वे मारवाड़ रा प्रगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की है। दोस्तों, अपने इसी के साथ में जो मारवाड़ के प्रमुख शासक है, महान प्रतापी शासकों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में आज की क्लास में कंटिन्यूसली बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके प्रमुख जो प्रतापी शासक हैं उनके बारे में देखेंगे कि बीकानेर में इन शासकों का क्या योगदान है, क्या महत्व है, और इन्हीं शासकों का राजस्थान के इतिहास में क्या महत्व है, ये क्या हैसियत रखते हैं। सबसे पहले जो राजा है प्रतापी शासक वो है राव बीका। राव बीका का शासनकाल जो बीकानेर में रहा है वो रहा है 1665 ईस्वी से लेकर 1504 ईस्वी तक। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। जो राव जोधा थे उनका जो पुत्र है वो कौन था, बीका था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1665 ईस्वी में वे जांगल प्रदेश बीकानेर का पुराना नाम है, जांगल प्रदेश आ गया। किदवंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नैरा ने मिलकर जीता, इसलिए इसका नाम बीका प्लस नेर, नरा के नाम पर नेर और बीका के नाम पर बीकानेर, बीका प्लस नेर, दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीकानेर
बीकानेर की स्थापना की और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र। पहला केंद्र कौन सा था? पहला केंद्र था जोधपुर मारवाड़। इसे देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण कराया है। ये बात देख लो कि देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है, जो उसका मूल मंदिर है, उसका निर्माण राव बीका ने करवाया है। राव बीका के बाद में अगला प्रतापी जो शासक है वो है राव लूणकरण। राव लूणकरण का शासनकाल बीकानेर पर 1505 से 1526 ईस्वी के मध्य रहा है। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक महमूद खां को हराया। ये 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में, ढोसी का युद्ध कब हुआ? 1526 में नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। राव लूणकरण नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ ढोसी के युद्ध में मारा गया। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ, ये ध्यान रखना, जो बीटू सूजा है उसका ग्रंथ है जेतसीरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में आता कि कलयुग का कर्ण कौन है? कलयुग का कर्ण राव लूणकरण है, जो बीकानेर का है और राव बीका का छोटा पुत्र है। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसीरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण बताया है। करमचंद्र वंशो कीर्तम काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है कि ऐसा दानवीर है, तो इसकी तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरणसर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया गया है, राव लूणकरण को। राव लूणकरण के बाद में अगले शासक हुए राव जेतसी। राव जेतसी का शासनकाल बीकानेर में 1526 से 1541 ईस्वी तक रहा है। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान, जो हुमायूं का भाई था, काबुल का मुगल शासक है कामरान, जो हुमायूं का भाई है, उसको पराजित किया राव जेतसी ने। राव जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राव जेतसिरो छंद का लेखक कौन है? लेखक है बीटू सूजा। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा। अब देख लो, राव जेतसी के विरुद्ध जब मालदेव ने आक्रमण कर दिया, मालदेव कहाँ का है? मालदेव जोधपुर का शासक है। मालदेव ने जब बीकानेर पे राव जेतसी के विरुद्ध युद्ध कर दिया, तब बीकानेर के शासक राव जेतसी ने अपने मंत्री नागराज को कहाँ भेजा है? शेरशाह की सहायता लेने के लिए भेजा है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। मगर सहायता आने से पूर्व 1541 में साहेबा पाहेबा, जो जोधपुर में स्थित है, के युद्ध में राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। यह आपको बात ध्यान रखनी है कि जो राव जेतसी है वो एक बार तो काबुल के मुगल शासक कामरान को हरा देता है, लेकिन जब मारवाड़ के शासक मालदेव ने उनके विरुद्ध पाहेबा जोधपुर के युद्ध में सामना हुआ तो मालदेव के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन वीरगति से प्राप्त होने से पहले इसने सहायता लेने के लिए अपने मंत्री नागराज को शेरशाह के पास भेजा है। राव जेतसी के बाद में अगले जो शासक हुए हैं वो है राव कल्याणजी कल्याणमल। 1541 से 1574 के मध्य इनका शासनकाल रहा है। 1541 से 1574 के मध्य राव कल्याणमल का जो शासन है वो बीकानेर पर रहा है। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में हुमायूं और राणा सांगा के मध्य, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया है। ये भी बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है कि बीकानेर की ओर से कौन गया था युद्ध में? जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें कल्याणमल गया। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। क्यों लिया? क्योंकि मालदेव ने 1541 ईस्वी में जो कल्याणमल है उसके पिताजी थे राव जेतसी को साहेबा या पाहेबा के युद्ध में हराया था, और इसी युद्ध में उसके जो पिताजी थे राव जेतसी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ मालदेव वर्सेज शेरशाह के मध्य, तब राव कल्याणमल ने शेरशाह का साथ दिया और मालदेव के विरुद्ध युद्ध में खड़े हुए, क्योंकि ये पहले से इनकी दुश्मनी थी 1541 से, जो 1544 में इन्होंने इस दुश्मनी को भुनाई। इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया।
तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याण जी ने 1570 में क्या किया, जब नागौर दरबार लगा अकबर का, तो नागौर में उपस्थित हुए और मुगल शासक अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली। कल्याण जी मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक है। ये बात जो इम्पोर्टेंट है कि प्रथम राठौड़ शासक कौन है, ऐसे नहीं कि प्रथम रियासत कौन सी, ये नहीं, कि प्रथम राठौड़ शासक कौन है। प्रथम राठौड़ शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की है वो कल्याण जी हैं, बीकानेर वाले। कल्याण जी के दो पुत्र हैं, एक पहला पुत्र है राय सिंह, दूसरा है पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया है। जोधपुर को अपने अधीन कर लिया था इन्होंने, और जोधपुर को ना तो राम को बनाया ना उदय सिंह को राजा बनाया, और प्रशासन किसको नियुक्त किया है, राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि बन गया था, जिसने वेली किशन रुक्मणीरा नामक ग्रंथ लिखा था। जो वह पृथ्वीराज वही हैं जिसने वेली किशन रुक्मणीरा ग्रंथ लिखा। ये कल्याण जी का दूसरा पुत्र था और अकबर के दरबारी कवियों में एक था। कल्याण जी के बाद में जो अगला शासक है वो है राव राय सिंह, जिनका शासनकाल 1574 ईस्वी से 1612 के मध्य रहा है। ये 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। जब कल्याण जी नागौर में उपस्थित हुए अकबर दरबार में और मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो अपने बेटे के साथ उपस्थित हुए और अपने बेटे को मुगल सेना में शामिल करवा दिया। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। ये देख लो, राय सिंह ने गुजरात अभियान में और दूसरा कंधार अभियान में शामिल हुए और अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया है। 1574 ईस्वी में राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि दी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने 1574 ईस्वी में राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना दिया। कब बनाया है? 1574 ईस्वी में। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय भीषण अकाल पड़ा, जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण कहा है। राजपूताने का कर्ण किसको कहा गया है? मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है, जबकि कलयुग का कर्ण कहा गया है राव लूणकर्ण को। यह बात आपको ध्यान रखनी है। राव लूणकर्ण को बीटू सुजा ने राव जयसिरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण बोला है, जबकि मुंशी देवी प्रसाद ने, जो मुंशी देवी प्रसाद हैं, उन्होंने जो राय सिंह है उसको राजपूताने का कर्ण बोला। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना है। एक तो कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण है और राजपूताना का कर्ण राय सिंह है। दोनों ही बीकानेर के शासक हैं और दोनों को अलग अलग लोगों ने संज्ञा दी है कर्ण की। फिर इसके बाद में जो अगले शासक हैं वो उनका नाम है कर्ण सिंह, राव कर्ण सिंह, जिनका शासनकाल 1631 से 1668 के मध्य रहा है। 1631 से 1668 के मध्य बीकानेर के शासक हुए राव कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झाकड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमीर सिंह से 1642 से 1644 के मध्य युद्ध हुआ, जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। ये झाकड़िया गांव है नागौर का, उस गांव के सीमा विवाद को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य 1642 और 1644 के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसको मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, क्योंकि ये मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ जब जो कर्ण सिंह है दोनों ही तरफ से युद्ध करने में इसने मना कर दिया कि मैं दोनों तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। मगर जब ना दारा के पक्ष में हुआ और ना ही औरंगजेब के पक्ष में हुआ, लेकिन जब क्या हुआ, युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखा तो उसने सोचा कि युद्ध में औरंगजेब जीतेगा और सुल्तान बनेगा, तो उसने अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह औरंगजेब की सहायता के लिए भेज दिया। ये देख लो, जब औरंगजेब का जीतता हुआ देखा तो उसने अपने पुत्र पद्म सिंह को और केसरी सिंह औरंगजेब की सहायता के लिए भेज दिया। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वे उनकी सेवा में चला गया।
चिंतामणि भट्ट के जो ग्रंथ है सुख सप्तती में कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। ये जो सभी शासक अपन ने अभी पढ़े हैं वो बीकानेर के महान प्रतापी शासक हुए हैं। उसमें आप जो सवाल मैंने बताए वो याद रखना। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा गया है, राजपुताना का कर्ण राय सिंह को कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों ये आज के जो राजपूत राठौड़ वंश है मारवाड़ का और दूसरा बीकानेर का राठौड़ वंश, उसका सारा अध्ययन कर लिया अपन ने इन दोनों क्लासों में। थैंक यू।